सेक्शन 1, एक मर्डर का प्ले, मर्डर इन द कैथीड्रल का इंट्रोडक्शन। यो गाइस, बीबी हियर। आज हम एक ऐसे प्ले के बारे में बात करेंगे जो मर्डर, रिलीजन और ड्रामा से भरा है। इसका नाम है मर्डर इन द कैथीड्रल और इसे एक फेमस पोएट टी.एस. एलियट ने लिखा था। हां, वही अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ वाला। खैर, यह प्ले थोड़ा डीप है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब समझा दूंगा। तो मर्डर इन द कैथीड्रल एक बंदे टॉमस बेकेट के बारे में है, जो 12th सेंचुरी में कैंटरबरी का आर्च बिशप था। मतलब उसकी किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और चीजें बहुत बिगड़ गईं। बात बिट्रेयल, पावर स्ट्रगल्स और रिलीजियस टेंशन तक पहुंच गई। यह प्ले कैंटरबरी कैथीड्रल में होता है, जो इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा पुराना चर्च है। एलियट ने स्टोरी बताने के लिए तरह तरह के लिटरेरी ट्रिक्स यूज किए हैं, जैसे पोएट्री, सिंबलिज्म और कोरस भी। ये सब बहुत इंटेंस है, लेकिन यकीन मानो, ये देखने लायक है। सेक्शन 2, किंग वर्सेस आर्चबिशप प्ले के पीछे की असली कहानी। ओके, तो प्ले की डिटेल्स में जाने से पहले हमें उस रियल लाइफ ड्रामा के बारे में बात करनी होगी जिसने इसे इंस्पायर किया। देखो, 12th सेंचुरी में इंग्लैंड पर किंग हेनरी डवा का राज था। हेनरी और टॉमस बेकेट बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब कैंटरबरी का आर्चबिशप मर गया तो हुआ क्या? हेनरी ने अपने दोस्त बेकेट को नया आर्चबिशप बना दिया। शुरू में तो सब ठीक था, दोनों ने सोचा था कि वे मिलकर काम करेंगे और सब कुछ स्मूथली चलेगा। लेकिन फिर बेकेट ने आर्चबिशप का काम बहुत सीरियसली ले लिया। वो चर्च की पावर को डिफेंड करने लगा, इवन व्हेन इट मेंट गोइंग अगेंस्ट द किंग। इससे हेनरी को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, यार, तू मेरे साइड में होना चाहिए था। उनकी फाइट मेनली इस बात पर थी कि पावर किसके पास ज्यादा है, किंग के पास या चर्च के पास। हेनरी सब कंट्रोल करना चाहता था, चर्च को भी, लेकिन बेकेट बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चीजें इतनी खराब हो गईं कि बेकेट को हेनरी के गुस्से से बचने के लिए कुछ सालों के लिए इंग्लैंड छोड़कर भागना पड़ा। बेकेट ने फ्रांस में एग्जाइल में कुछ साल बिताए, लेकिन वो वापस इंग्लैंड आया, डिटरमिन्ड टू स्टैंड अप टू द किंग। ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो गया। किंग हेनरी ने गुस्से में कहा, क्या कोई मुझे इस परेशान करने वाले आदमी से छुटकारा दिलाएगा? और कुछ नाइट्स ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने बेकेट को कैंटरबरी कैथीड्रल में मार डाला। यह घटना शॉकिंग थी और इसे लेकर बहुत आउटरेज हुआ। बेकेट मार्टर बन गया और बाद में उसे सेंट घोषित किया गया। इस ट्रेजेडी ने चर्च और स्टेट के बीच पावर स्ट्रगल को हाईलाइट किया। यही वो असली कहानी है जिसने इस प्ले को इंस्पायर किया। अब चलिए प्ले की डिटेल्स में चलते हैं। सेक्शन 3, बेकेट की वापसी। मर्डर का मंजर तैयार होता है। तो फ्रांस में सालों तक छुपने के बाद बेकेट आखिरकार कैंटरबरी वापस आता है। उसकी वापसी एक साहसिक कदम है, क्योंकि वो जानता है कि उसके दुश्मन अभी भी ताक में है। वो जानता है कि ये रिस्की है, लेकिन वो अपने बिलीफ्स के लिए लड़ने को तैयार है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पीडी है। बेकेट का आत्मविश्वास और दृढ़ता उसे और भी महान बनाते हैं, इवन इफ इट मीन्स फेसिंग हेनरीज एंगर। हेनरी का गुस्सा कोई मामूली बात नहीं है। वो एक शक्तिशाली राजा है जो अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन बात यह है, बेकेट जानता है कि हेनरी अभी भी गुस्से में है और उसे डर है कि क्या होगा। उसे अपने जीवन का खतरा महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता। जब बेकेट कैंटरबरी पहुंचता है तो लोग उसे वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसे एक नायक की तरह मानते हैं जो उनके फेथ और फ्रीडम के लिए खड़ा है। वो उसे एक होली मैन, फेथ का डिफेंडर मानते हैं। बेकेट की लोकप्रियता और लोगों का समर्थन उसे और भी मजबूत बनाता है। लेकिन खतरे के विस्पर्स भी हैं। कुछ लोग उसकी वापसी को एक बुरा संकेत मानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बेकेट किंग को चैलेंज करके गलती कर रहा है। वो डरते हैं कि इससे उनके शहर पर विपत्ति आ सकती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, 4 नाइट्स जो किंग हेनरी के पूरी तरह लॉयल हैं, कैंटरबरी आते हैं। उनके इरादे नेक नहीं हैं। उन्होंने किंग के खिलाफ बेकेट के जबरदस्त सरमन सुने हैं और वो खुश नहीं है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। वो बेकेट पर प्रेशर डालना शुरू करते हैं कि वो पीछे हट जाए, किंग से माफी मांगे। लेकिन बेकेट नहीं मानता। उसकी दृढ़ता और साहस उसे और भी महान बनाते हैं। वो मानता है कि वो गॉड का काम कर रहा है और वो अपने बिलीफ्स के लिए मरने को तैयार है। उसकी इस अडिगता ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। सेक्शन 4, किंग का गुस्सा, आर्चबिशप का विरोध, कॉन्फ्लिक्ट का असली मुद्दा।
प्ले का मेन मुद्दा बेकेट और 4 नाइट्स के बीच का शोडाउन है। वो कहते हैं, यो बेकेट, किंग ये सब सुनकर खुश नहीं होगा। लेकिन बेकेट वो तो बस अपने फेथ में लगा हुआ है। वो कहता है, मेरी लॉयल्टी गॉड के प्रति है, किंग के प्रति नहीं। देखो, हेनरी हर चीज में, रिलीजन में भी सबसे ऊपर होना चाहता था। बेकेट का मानना था कि चर्च इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये विल्स का क्लैश, ये पावर स्ट्रगल, यही प्ले को इतना इंटेंस बनाता है। नाइट्स वो किंग की पावर, उसके गुस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। बेकेट वो चर्च को रिप्रेजेंट करता है, जो किंग के खिलाफ डटा हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं था, ये मॉरल्स के बारे में भी था। क्या आपको लॉ का पालन करना चाहिए, इवन इफ यू थिंक इट्स मॉरली रॉन्ग? यही सवाल बेकेट के सामने है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम खुद से पूछते हैं। सेक्शन 5, फेथ के लिए मरना। मर्डर इन द कैथीड्रल के थीम्स को एक्सप्लोर करना। यह प्ले टी.एस. एलियट का लिखा हुआ है और इसमें कई गहरे और जटिल थीम्स हैं। ओके, तो हमारे पास किंग्स हैं, प्रीस्ट्स हैं, और ड्रामा तो इतना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा सीजन बन जाए। लेकिन यह ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन असल में इस प्ले का मतलब क्या है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक बड़ा थीम है मार्टरडम। मार्टरडम का मतलब है अपने फेथ या बिलीफ्स के लिए जान देना। बेकेट जानता है कि उसे अपने बिलीफ्स के लिए मारा जा सकता है, लेकिन वो जो सही समझता है उसके लिए मरने को तैयार है। फिर लॉयल्टी है। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी, और ये प्ले में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बेकेट को अपने दोस्त किंग के प्रति लॉयल होना चाहिए या गॉड के प्रति? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक मुश्किल चॉइस है और प्ले में बहुत से लोग इससे जूझते हैं। ये दिखाता है कि लॉयल्टी और फेथ के बीच का संघर्ष कितना कठिन हो सकता है। और हां, पावर को कैसे भूल सकते हैं? पावर का मतलब है ताकत और अधिकार। असली पावर किसके पास है, किंग के पास या चर्च के पास? यह सवाल प्ले में बार बार उठता है। प्ले हमें मोरालिटी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। मोरालिटी का मतलब है नैतिकता, यानी सही और गलत का फर्क। क्या लॉ तोड़ना ठीक है अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। एलियट हमें इजी आंसर्स नहीं देता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो चाहता है कि हम इन क्वेश्चंस के बारे में सोचें, खुद उनके साथ रेसल करें। यह प्ले हमें अपने बिलीफ्स, लॉयल्टी, पावर और मोरालिटी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 6, लोगों की वियो कोरस का रोल। अब कोरस के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि कुछ सॉन्ग्स में बैकग्राउंड में कुछ लोग गाते हैं। प्ले में कोरस भी कुछ ऐसा ही होता है। मर्डर इन द कैथीड्रल में कोरस कैंटरबरी के आम लोगों से बना है। वो कॉमन पीपल की वॉइस है। वो प्ले के इवेंट्स पर रिएक्ट करते हैं, अपने फियर्स, होप्स, डाउट्स शेयर करते हैं। कभी वो बेकेट से सहमत होते हैं, कभी वो उसके कामों से डरते हैं। कोरस स्टोरी में एक और लेयर ऐड करता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि बेकेट और किंग के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल बैटल नहीं है, इसका असर असली लोगों पर पड़ता है। सेक्शन 7, एक टाइमलेस कहानी। मर्डर इन द कैथीड्रल की स्थायी विरासत। तो हमें लगभग 100 ईयर्स पहले लिखे गए एक प्ले की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्डर इन द कैथीड्रल सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है। ये फेथ, करेज और अपने बिलीफ्स के लिए खड़े होने की कहानी है, इवन व्हेन इट्स हार्ड। हालांकि ये 1930s में लिखा गया था, ये प्ले आज भी रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि पावर और कॉन्शियंस के बीच का स्ट्रगल टाइमलेस है। ये हमें अपने वैल्यूज, अपने बिलीफ्स के बारे में सोचने के लिए चैलेंज करता है। सेक्शन 8, एलियट के शब्द, हमारी दुनिया। ये प्ले आज भी क्यों मायने रखता है? एलियट बहुत इंटेलिजेंट था और उसने इस प्ले में लाइफ, डेथ और हर चीज के बारे में डीप थॉट्स डाले हैं। लेकिन बात यह है, इस प्ले को समझने के लिए आपको लिटरेचर में पीएचडी की जरूरत नहीं है। असल में मर्डर इन द कैथीड्रल हमारे चॉइसेस के बारे में है। ये सही काम करने के स्ट्रगल के बारे में है, इवन व्हेन इट्स स्केरी। और ये ऐसी चीज है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, है ना? सेक्शन 9, एक मर्डर से ज्यादा प्ले के डीपर मैसेज को समझना। हां, प्ले का नाम मर्डर इन द कैथीड्रल है और हां, एक मर्डर होता है, लेकिन यह कोई हुडनिट नहीं है।
हमें शुरू से ही पता है कि कौन करेगा। असली मिस्ट्री ये है कि क्यों बेकेट अपनी जान क्यों रिस्क करेगा। नाइट्स एक गॉड के बंदे को क्यों मारेंगे। प्ले हमें इजी आंसर्स नहीं देता, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है, और यही इसकी ब्यूटी है। ये एक ऐसा प्ले है जो कर्टन गिरने के बाद भी आपके साथ रहता है।